अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेटाबेस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होता है। रिलेशनल डेटाबेस की डोमेन में बात होगी कि डेटाबेस के अंदर जब टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। ईआरडी के थ्रू मैं बता देता हूँ कि भाई किस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन होता है। एक एग्जांपल है मेरे पास, इसका रेफरेंस दूंगा। एक चैरिटी ऐप है बिलफर्ज, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगहों से पैसा आता है, लोग डोनेट करते हैं, वो हमें मिलता है और वो हम बहुत सारे लोगों को देते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या किसी अच्छे काम में इन्हें खर्च करते हैं। और जिनके पास से पैसा आता है वो डोनर्स कहलाते हैं, और जहाँ पैसे देने होते हैं वो डिज़र्विंग्स कहलाती हैं, यानी ज़रूरतमंद। और ये हम यहाँ पर खड़े हैं और हम बना रहे हैं ऐप जो कि इसका हिसाब किताब सारा कंट्रोल कर सके। अच्छा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है ईआरडी। उसके अंदर क्या होता है, एंटिटी और रिलेशनशिप्स को डायग्राम में मैप किया जाता है। एक एंटिटी कोई भी एक फ़र्द है, कोई भी एक यानी सिंगल पर्सन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल एंटिटी है। तो हर एंटिटी की एक टेबल बना करती है रिलेशनल डेटाबेस में। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एंटिटी है डोनर्स, जो कि पैसे दे रहे होंगे। तो डोनर्स का एक टेबल हम बना लेते हैं। अब इसमें एक तरीका तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर कि मैं हर एंटिटी को रेक्टेंगल से शुरू करूँ और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आए ना उसको मैं ओवल से ऐसे इंडिकेट कर दूँ, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम होती है। यहाँ पे मैंने स्कीमा वाला तरीका यूज़ किया है, जिसके अंदर टेबल की एक फॉर्म बना लूँ और जितने उसके कॉलम्स होंगे ना वो सारे इसके अंदर फिल कर दूँ। डोनर की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो डोनर का नाम है, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका CNIC नंबर। ये सारे हैं कॉलम्स जिस तरह से लिखे हुए हैं उस अंदाज से ही एक्चुअल टेबल में मौजूद नहीं होंगे। स्कीमा उसी को कहते हैं जो कि एक्चुअल डेटाबेस नहीं होता बल्कि डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारे जो हैं जो हमारा एक्चुअल टेबल बनेगा उन सब के कॉलम्स के नेम्स हैं सारे। तो ये एक लाइन में होंगे सारे, या फिर इमेजिन खुद ही कर सकते हैं। CNIC नंबर होगा, एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके अलावा इसकी ऑक्यूपेशन होगी, दैट्स इनफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डोनर की चाहिए होगी। लेकिन हम एक बात पर ज़रा गौर करें कि हमें डोनर्स को यहाँ पे सेव करना होगा। इस टेबल के अंदर सारे डोनर सेव होंगे, हर डोनर का नाम, एज, जेंडर, CNIC नंबर वगैरह वगैरह। तो हमें उनको फिर एक्सेस भी करना होगा। अपनी मर्ज़ी का डोनर कभी हमें चाहिए होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करते हैं हम किसी ऐसे एट्रीब्यूट, हर कॉलम एक एट्रीब्यूट होता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट के ज़रिए से एक्सेस कर पाते हैं जो कि हर डोनर का यूनिक हो, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और जो भी हर डोनर की जो भी एट्रीब्यूट यूनिक होगी उसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। इसका मतलब होता है कि ये जो है हर एक रो जो होगी, हर एक एंट्री जो होगी डोनर की, वो उनको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, हर किसी की ये चीज़ अलग होगी। तो यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी तो नज़र आ रही है CNIC, ये एक नेचुरल की हो गई क्योंकि एक ऐसी सुपर की है। इसके लिए आपको कीज़ को पढ़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ। सुपर की का मतलब है कि एक ऐसी की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जो है अपने अंदर एबिलिटी रखती है। तो और ये मौजूद भी है हमारे डेटा के अंदर, तो ये नेचुरल की कहलाए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज़ कि हमें बार बार रेफ़र करने के लिए CNIC नंबर ना डालना पड़े, हम एक सरोगेट की भी बना सकते हैं। सरोगेट की मतलब हम अपने तौर पे एक की बना लेते हैं जिसके ज़रिए से उस जो बस सिंपल सीरियल नंबर्स होते हैं आमतौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा ऐसे से हो जाएगा डोनर नंबर 1, डोनर नंबर 2, डोनर नंबर 3, इस तरह से जो है ना हमारा हम इसको रेफ़र कर सकेंगे। हमें पता है डोनर नंबर 5036 जो है वो उसको हमें एक्सेस करना है, तो हम इजीली 5036 लिखेंगे प्राइमरी की के तौर पे, तो फिर वो वाला स्पेसिफिक डोनर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ये डोनर का एक टेबल बन गया। अच्छा, और चीज़ें क्या हैं एंटिटी
एक डिज़र्विंग्स एक एंटिटी है बजाते खुद, क्योंकि वो भी तो एक एंटिटी है ना जिनको हम चीज़ें दे रहे हैं। अब चाहे हम कोई कुआं खुदवाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, या फिर हम किसी गरीब फैमिली की मदद कर रहे हैं, या शादी है किसी की तो उसकी एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए हमने उनकी हेल्प की है। बहुत सारी इसकी मिसालें हो सकती हैं। तो डिज़र्विंग्स का भी एक टेबल बन जाएगा। अच्छा, तो डिज़र्विंग्स का टेबल यहाँ बना लेते हैं। डिज़र्विंग्स का टेबल बन गया, इसको भी ऐसे ही शो कर लेंगे। डिज़र्विंग्स के बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट डेटा की ज़रूरत है वो है कि भाई किस टाइप का वो मसरफ़ है, किस टाइप का वो यानी कौन से डिज़र्विंग एरिया में वो कॉन्साइड करता है। आया कि जैसे कि अभी बात हुई कि शादी के एक्सपेंसेस वाला है, या फिर उसको उसके किराए का घर है उसकी हेल्प करनी है, या उसकी बिज़नेस में उसकी मदद करनी है। तो ये टाइप के अंदर हम ला सकते हैं। इसका हम एक वो बना लेंगे, चॉइसेस सारी बना लेंगे, उनमें से कोई एक चॉइस चूज़ की जा सकेगी। लोकेशन उसकी क्या है, इसका मतलब वही सिमिलर टू एड्रेस कि लोकेशन उसकी क्या है। इसके अलावा उसको नीड असल में टोटल कितने पैसों की है ये हम नोट कर सकते हैं। फ़िलहाल उसको नीड जो अब उसको नीड है, इतनी डोनेशन मिलने के बाद भी अब जो उसको नीड है वो कितनी है, और कितना हम उस पर स्पेंड कर चुके हैं, तो वो स्पेंड के कॉलम में आ जाएगा। और इसी तरह हर डिज़र्विंग एंटिटी को भी वो करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सरोगेट की बना ली कि भाई इसकी भी एक आईडी हुआ करेगी कि फ़लाना डिज़र्विंग नंबर 58 बिलफर्ज। तो ये डिज़र्विंग हो गई, ये डिज़र्विंग का टेबल बन गया। इसके बाद हमें जो है वो डिज़र्विंग में कुछ बातें ये भी हैं, जैसे मुस्लिम जो नज़रियात हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके रिलीजन के बारे में स्पेसिफाई करते हुए कि सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। जैसे तो ज़कात कुड भी देयर के एक डोनर जो है वो अपनी ज़कात दे रहा हो, लेकिन डिज़र्विंग अगर सैयद हो तो उसको नहीं दी जा सकती। तो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने इज़ सैयद का एक वो बना लिया। ये बूलियन एक वैल्यू होगी जो कि ट्रू हुई तो यानी वो सैयद होगा, यानी उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। और जो है ना अगर फॉल्स हुई तो यानी वो गैर सैयद होगा, वो सैयद नहीं होगा। तो इसमें एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी होता है कि भाई वो पहले से ही अगर पैसे हैं उसके पास, या उसके पास बिलफर्ज सोना चांदी है, या उसके पास ज़मीनें हैं, तो फिर वो साहिब निसाब कहलाते हैं। और साहिब निसाब का ज़कात और फ़ितरा नहीं दे सकते, लेकिन दूसरे नफली सदक़े उसको दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तभी एक यानी इस चीज़ को केटर करने के लिए हमने एज़ बिलफर्ज कोई भी चीज़ के एज़ स्टेबल, क्या वो साहिब निसाब है तो एज़ स्टेबल का एक हमने वो बना दिया, यानी एक चेक बना दिया। अब इसमें हो सकता है कि किसी मस्जिद की तामीर हो रही हो, मस्जिद की तामीर में मस्जिद इज़ नॉट अ सैयद, या मस्जिद इज़ नॉट इवन नॉट अ सैयद, कि वो सैयद और नॉन सैयद से बिल्कुल आउट है। तो इसमें हम नल वैल्यू भी रख सकते हैं। इसमें नल लेबल्स को पढ़ना पड़ता है कि भाई हम किसी फील्ड को ऐसा भी छोड़ सकते हैं जो कि अपने अंदर नल वैल्यू का एक्सेप्ट कर लें। तो बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। ये डिज़र्विंग्स हो गए सारे। इसके अलावा एक एंटिटी हो सकती है फंड्स भी तो एक एंटिटी के जो हमारे पास फ़ंड्स आए। अच्छा, अभी ये फ़ंड्स वो हैं जो कि हमें डोनर ने दिए हैं, तो इसका डोनर से रिलेशन होगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अभी एम्प्टी छोड़ते हैं। वो क्यों मैं बताता हूँ। फ़ंड्स के अंदर हम जो चीज़ें रख सकते थे वो सारी चीज़ें थी कि भाई डोनर कौन है जिसने फ़ंड दिया है, इसी तरह से कितने पैसे उसने दिए हैं, उन पैसे देने की तारीख़ क्या थी, और वो जो है किस डिज़र्विंग के लिए उसने दिए हैं। इसी तरह के इस फ़ंड की कैटेगरी क्या थी, ये ज़कात थी, खैरात थी, फ़ितरा था, फ़िदिया था, क्या चीज़ थी ये। तो ये फ़ंड्स के अंदर आ सकता था। अच्छा, अब बात ये है कि जो पैसे डोनर कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम कह रहे हैं फ़ंड्स, और जो पैसे कंपनी डिज़र्विंग को ट्रांसफ़र कर रही है उसको हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शंस, या फिर एड्स, उसको हम एड्स कह देते हैं कि कितनी मदद फराहम की गई। फ़ंड्स हमारे पास आ रहे हैं, एड्स हमारी तरफ से यानी जा रहे हैं।
बात ये है कि कुछ चीज़ें फ़ंड्स और एड्स के अंदर ये कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, तो उससे ये हो रहा था कि हम यानी उसको एक जगह पर समराइज़ कर सकते थे। कहने का मतलब है कि हर फ़ंड की कोई ना कोई डेट होगी, इसी तरह हर फ़ंड की कोई ना कोई अमाउंट होगी, इसी तरह हर फ़ंड की यानी उसकी जो है टाइप होगी कि भाई वो किस डिज़र्विंग के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह हर फ़ंड की कैटेगरी होगी कि भाई वो ज़कात में दिया जा रहा है या सदक़े में दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसके कई एट्रीब्यूट्स इस तरह के थे कि जो हमारे एड के एट्रीब्यूट से मिलते हैं, क्योंकि एड की भी अमाउंट हो सकती है भाई कितने पैसे दिए गए, इसी तरह एड की भी टाइप भी हो सकती है कि भाई किस टाइप के मसरफ़ में ख़र्च किए गए। इसी तरह एड की वो भी हो सकती है टाइप के अलावा कैटेगरी भी हो सकती है कि भाई ज़कात के पैसे दिए गए उन्हें या सदक़े के या फ़ितरे के पैसे दिए गए। इसी तरह एड की जो है अमाउंट भी हो सकती है भाई कितनी एड, और एड की डेट भी हो सकती है किस डेट पे एड दी गई। तो मालूम ये चलता है कि अगर हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएं नीचे एड का, एड्स, ये बीमारी वाला एड नहीं है, ये यानी हेल्प वाला एड है, तो चलें इसको हेल्प कर दें। हेल्प्स की जो टेबल है उसके अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होने थे जो कि फ़ंड से कॉमन होते हैं। अच्छा, बाकी मैं ये चीज़ एडवांस में बता रहा हूँ, वरना बेहतर प्रैक्टिस तो ये रहती कि मैं पहले कर लेता इसको, उसके बाद फिर समराइज़ करके दिखाता, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती काफ़ी। इस वजह से मैंने ये इस तरह से बताया कि भाई हेल्प्स में भी ऐसे एट्रीब्यूट्स थे और फंड्स में भी ऐसे एट्रीब्यूट्स थे। हमने इसकी जनरलाइजेशन कर दी। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के अंदर। जब भी आप किसी दो टेबल्स को के सिमिलर होने की बुनियाद पर उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक टेबल में ले जाते हैं, जो एट्रीब्यूट्स इसमें मौजूद हैं इसमें भी मौजूद हैं, उन दोनों को उन सब एट्रीब्यूट्स को एक टेबल में ले जाते हैं और दोनों को उस टेबल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जनरलाइजेशन कहलाती है, यानी जनरलाइज़ कर दिया। इसी तरह स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि एक टेबल है, उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनका अलग अलग टेबल में जाना बेहतर है, तो उनको आप स्प्लिट करके अलग अलग टेबल में कर देते हैं। ये स्पेसिफिकली फ़ंड्स के लिए हो गया, ये स्पेसिफिकली हेल्प्स के लिए हो गया। तो इस सूरत में ये जो हैं ये कहलाती है स्पेशलाइजेशन। तो फ़िलहाल हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे पास दो टेबल्स हैं और इनमें से कॉमन एट्रीब्यूट्स हमने जैसे अभी जिक्र किया, तो एक जो है इसका रिज़ल्टेंट वो बन जाएगा, जो टेबल होगा उसको हम बिलफर्ज नाम दे देते हैं अकाउंट अपडेशन। ठीक है, अकाउंट अपडेशन में हम जो भी हमारा फाइनेंशियल एड अकाउंट है, यानी जिसके अंदर यानी पैसा आके डंप होता है और जिसके अंदर से हम हेल्प को प्रोवाइड करते हैं और जिसके अंदर फ़ंड्स आके गिरते हैं सारे, तो वो जो है अकाउंट, वो हमारा अकाउंट कहलाता है। उस अकाउंट की जो भी अपडेशन होगी उसकी हर एंट्री जो है इस टेबल में बनेगी। हमने इस तरह से बोल लिया जिस तरह अकाउंटिंग के अंदर होता है, उसके अंदर भी अब हम देख सकते हैं भाई इस वाली एंट्री के अंदर इस वाली एंट्री की आईडी क्या है, वही सरोगेट की, जो कि हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी अलग अलग। और इस वाली जो स्पेसिफिक हमारी एंट्री है, इसमें डेबिट कितना पैसा हुआ, कितना पैसा जो है आया फ़ंड्स के तौर पे, कितना क्रेडिट हुआ, यानी कितना पैसा जो है गया हमारे हेल्प के तौर पे, कितना पैसा चला गया। इसके अलावा हमारे पास और हो सकता है कि डेट क्या थी, ये एक कॉमन एट्रीब्यूट फ़ंड्स का भी और जो है हेल्प्स का भी आ गया कि भाई डेट क्या थी ट्रांजैक्शन की। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि कैटेगरी क्या थी, वही है कि ज़कात था या ज़कात थी या फ़ितरा था या फ़िदिया था या जज़िया था, तो हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो अब इनमें देखिएगा डेबिट जो है ना, ये क्या है, कितना पैसा आया, क्या ये फ़ंड्स की अमाउंट नहीं है। फ़ंड्स के अंदर हम अमाउंट का एट्रीब्यूट बनाते हैं, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि भाई इस वाली एंट्री पे कितना पैसा आया था, इस वाले फ़ंड में हमें कितना पैसा मिला था। तो हमने जनरलाइज़ करके, क्योंकि वो इससे मैच कर रहा था कि हेल्प्स में फ़लाना एंटिटी फ़लाना एंट्री के अंदर, फ़लाना ट्रांजैक्शन के अंदर कितना पैसा किसी गरीब को गया, तो हमने उन दोनों को एक साथ करके एक ही टेबल में डेबिट और क्रेडिट के नाम से कर दिया कि जब भी फ़ंड आया करेगा तो डेबिट में वैल्यू होगी और क्रेडिट नल होगा कि भाई गया कुछ नहीं, इतना पैसा आया।
तो फिर हमारी यहाँ की भी एक एट्रीब्यूट कवर हो गई। और इसी तरीके से जब भी हम किसी गरीब को पैसे देंगे तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे बनेगी और उसमें क्रेडिट में वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, और डेबिट में नल आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो हमारी हेल्प है, हेल्प्स, उसके अंदर से भी एक एट्रीब्यूट की बचत हो गई। अब हमें वो भी वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली डेट जो है दोनों की ही हुआ करेगी, तो डेबिट वाले केस में भी और क्रेडिट वाले केस में भी, यानी फ़ंड्स के आने के केस में भी और हेल्प्स के जाने के केस में भी हमारे पास डेट सेव हो रही होगी मेन एंट्री के अंदर। बस होगा ये कि हम एक एक फ़ॉरेन की से ना यहाँ रेफ़र कर देंगे, यहाँ पे फ़ंड से भी यहाँ पे रेफ़र कर देंगे, हेल्प से भी यहाँ पे रेफ़र कर देंगे। यानी हर फंड ये बताएगा कि मेरी जो है एंट्री अकाउंट अपडेशन टेबल के अंदर इस जगह पे पड़ी हुई है, और हर हेल्प बताएगी कि मेरी एंट्री अकाउंट अपडेशन टेबल के अंदर इस जगह पे पड़ी हुई है। इसी तरह कैटेगरी, ज़कात का पैसा आ भी सकता है और दे भी सकते हैं ज़कात के पैसे आगे। इसी तरह से जो है सदक़े का पैसा आ भी सकता है और आगे दे भी सकते हैं। तो ये भी जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट हुआ। तो इसको हमने जनरलाइज़ कर दिया। जो चीज़ें दोनों के दरमियान डिफ़र करती थी, डिफरेंस रखती थी। एक और चीज़ है भाई कि हाँ, डिज़र्विंग, किस डिज़र्विंग को पैसा गया या किस डिज़र्विंग के लिए पैसा आया और किस डिज़र्विंग को पैसा गया, ये डिज़र्विंग वाली फील्ड भी दोनों टेबल्स के अंदर थी। तभी हमने ये हमारी सेंट्रलाइज या जनरलाइज टेबल के अंदर ये चीज़ डाल दी, ताकि फिर हमें दोनों में अलग अलग से नोट ना करना पड़े। तो फ़ंड्स के मामले में डिज़र्विंग्स का मतलब होगा कि किस डिज़र्विंग के लिए पैसा दिया गया है। हो सकता है एक आदमी स्पेसिफाई करे कि भाई फ़लाना नागन चौरंगी पे जो एक अंकल रहते हैं जिनको ज़रूरत है पैसों की, मैं उनके लिए दे रहा हूँ पैसा। ये एक डोनर हमें कहे, तो फिर डोनर का वो वाला फ़ंड होगा, उस डिज़र्विंग के लिए ख़ास होगा। तो वो यहाँ डिज़र्विंग में ये उसकी आईडी आ रही होगी उस डिज़र्विंग की, और ज़ाहिर है वो नागन चौरंगी वाले अंकल जो है डिज़र्विंग्स के टेबल में कहीं पड़े हुए होंगे, तो उनकी जो प्राइमरी की है वो फॉरेन की के तौर पे डिज़र्विंग के कॉलम के अंदर आ रही होगी। इसी तरह है वो, और पैसे देने के मामले में किस डिज़र्विंग को दिया गया तो उसमें भी डिज़र्विंग है। तो ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट था, तो ये हमने तभी उसको जनरलाइज टेबल में डाल दिया। इसी तरह जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हैं फ़ंड्स के मामले में और जो है यानी हेल्प्स के मामले में, उनको देख लेते हैं। फ़ंड्स के मामले में जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं वो एक तो आईडी है कि भाई फ़ंड का भी पता होना चाहिए कि फ़ंड नंबर कौन सा है हमारा, और इसके अलावा मैं सारों में सरोगेट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ ईज़, कि भाई आसानी रहे। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर इतना बड़ा टाइप करने बैठेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो फ़ंड्स हो गए, आईडी हो गई। उसके अलावा फ़ंड्स में जो है जो स्पेशलाइज थिंग है वो ये है कि डोनर कौन है, दिया किसने। तो आप ये जानते हैं कि डोनर जो है ना वो एक फ़ॉरेन की है। फ़ॉरेन की क्यों है? क्योंकि ये हमारी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होगी, यानी कोई एक डोनर होगा जो इस टेबल के अंदर पड़ा हुआ होगा, जिसको हम रेफ़र कर होंगे, हाँ भाई फ़लाने डोनर ने फ़ंड दिया, तो हमारे फ़ॉरेन की वो बन जाएगी। इसी तरह से ये आईडी सब में प्राइमरी की है, ये मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। आईडी इसमें प्राइमरी की है, आईडी इसमें भी हमारी प्राइमरी की है। इसी तरह से डिज़र्विंग्स में भी आईडी जो है हमारी वो प्राइमरी की है। इसी तरह जो है अकाउंट अपडेशन में भी हर एंट्री की जो एक आईडी है वो उसकी प्राइमरी की है, सही है। और हेल्प्स के अंदर भी एक आईडी मौजूद होगी कि हेल्प नंबर दिस, तो ये जो है इसकी प्राइमरी की है। और फॉरेन कीज़ पे अगर नज़र करें तो भाई इसमें तो फ़ॉरेन की कोई भी नहीं है। फ़ंड्स के अंदर डोनर जो है वो फ़ॉरेन की है, तो मैंने FK लिख दिया। डिज़र्विंग्स के अंदर कुछ भी नहीं है, फ़ॉरेन की कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब इसी की अपनी बातें हो रही हैं, किसी को रेफ़र नहीं किया जा रहा। अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट, डेट, कैटेगरी, डिज़र्विंग जो है ये एक फ़ॉरेन की है कि किसके लिए पैसा आया या किसको पैसा दिया जा रहा है, तो वो ज़रूर वो डिज़र्विंग्स के टेबल में पड़ा हुआ होगा, तो उसकी आईडी को हम रेफ़र कर रहे हैं अपनी फ़ॉरेन की के ज़रिए से, तो इसको हमने FK लिख दिया। इसी तरह हेल्प्स के अंदर भी अभी देख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो फ़ंड्स के अंदर जो ख़ास बात हम फ़ंड्स के ऊपर थे, फ़ंड्स के अंदर ख़ास चीज़ जो है एक तो ये है कि उसकी आईडी क्या है, सही है, और दूसरी बात वो किस डोनर ने हमें दिया है वो वाला फ़ंड, और ये उसकी अकाउंट एंट्री कहाँ पड़ी हुई है, अकाउंट एंट्री ये ज़रूर एक फ़ॉरेन की होगी, आप जानते हैं, जो कि इशारा कर रही होगी कहाँ, अकाउंट अपडेशन के टेबल की आईडी पे, कि भाई मेरी वाली एंट्री ना इस आईडी के अंदर अकाउंट अपडेशन में पड़ी हुई है, तो वहाँ से जाके देख लो, तो ये फ़ॉरेन की हो गई। इसी तरह ये दैट्स ऑल, ये जो है ना फ़ंड्स का टेबल हमारा मुकम्मल हो गया। कितना कॉन्साइज़ हो गया वो इस वजह से क्योंकि हमने जनरलाइज टेबल में उसके कॉमन एट्रीब्यूट जो थे हेल्प्स के टेबल के साथ वो हमने जनरलाइज टेबल में डाल दिए। अब इसी तरह ये भी कॉन्साइज़ हो चुका होगा, आप देखेंगे। हेल्प्स का टेबल जो है वो हमारे पास एक तो आईडी होगी उसकी कि भाई कौन से नंबर की हेल्प है, और डायरेक्ट उसकी अकाउंट एंट्री होगी, क्योंकि ज़रूरत बाकी चीज़ों की है ही नहीं, क्योंकि वो सारे जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट्स थे, जनरलाइजेबल एट्रीब्यूट्स थे, और हमने उसको जनरलाइज टेबल में डाल दिया है। देख सकते हैं आप, कितना पैसा दिया गया वो क्रेडिट में आएगा, डेट किस तारीख को दिए गया वो इसमें आएगा, ज़कात की मद में या किस मद में दिए गए वो इसमें आएगा।
इसी तरह डिज़र्विंग कौन था उस ट्रांजैक्शन का जिसको पैसा दिया गया, तो वो डिज़र्विंग में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी 5 टेबल्स तैयार हो गई। ये सारे रिलेशन बन गए, सही है। ये सारी ये कह लें कि एंटिटी टेबल्स बन गई। अब इनकी रिलेशनशिप्स बता दूँ, आपस में इनका ज़रूर रिलेशनशिप होगा। फिर डोनर जो है ना उसका ताल्लुक फ़ंड्स है कि डोनर भी फ़ंड्स देता है, ये डोनर है और ये फ़ंड्स हैं। रिलेशनशिप को हम जो है ऐसे डायमंड शेप से जो है शो करते हैं, उसके अंदर हम उसका लेबल लगा देते हैं भाई इस रिलेशनशिप का नाम क्या है। तो डोनर और फंड्स के दरमियान डोनेशन का ये रिलेशन है कि जो डोनर है वो डोनेट करता है फ़ंड, तो डोनर डोनेट्स फ़ंड, ये हमारा रिलेशन हो गया। इनको एक लाइन से मिला देते हैं, दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मिला दिया फिर हम ये देखते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many, many to many, आपने सुना ही होगा। अच्छा, अब उसमें क्या तरतीब है कि हम देखेंगे कि एक डोनर कितने फ़ंड्स दे सकता है। तो भाई एक डोनर तो कई फ़ंड्स दे सकता है। फ़ंड्स की टेबल के अंदर कई ऐसे फ़ंड्स हो सकते हैं जो कि एक ही डोनर ने दिए हों, तो कई फ़ंड्स, तो फ़ंड्स की तरफ मैंने मैनी कर दिया। और कम से कम कितने फ़ंड्स हो सकते हैं, कम से कम एक फ़ंड तो देगा जब भी तो वो डोनर कहलाएगा। तो ये पीछे जो हम 1 लाइन लगा रहे हैं इसका मतलब है ये 1 मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैनी फ़ंड्स कैन बी डोनेटेड बाय अ डोनर। इसी तरह से एक फ़ंड जो है ना, एक फ़ंड वो हमारे सिनेरियो के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं एक ही डोनर का दिया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता 2 डोनर्स मिला के एक फ़ंड दे रहे हैं। अगर 2 डोनर्स एक देना भी चाह रहे हैं फ़ंड, तो उन दोनों का अलग अलग फ़ंड कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसी तरह एक फ़ंड जो है वो एक ही डोनर का हो सकता है, तो यहाँ पे 1 लाइन डाल दी। मैक्सिमम 1 और मिनिमम भी 1, वो इस वजह से क्योंकि एक फ़ंड एक न एक डोनर का तो होगा, कम से कम एक का तो होगा, क्योंकि अगर एक का भी नहीं था तो फिर फ़ंड आया कहाँ से। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप बन गई। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं 1 to many रिलेशनशिप बनी, यहाँ 1 और यहाँ पे मैनी, यानी हर एक डोनर का बहुत सारी फॉरेन कीज़ से ताल्लुक़ हो सकता है। अच्छा, ये एक रिलेशनशिप बन गई। इसके अलावा मज़ीद रिलेशनशिप बना लेता हूँ। उसमें यह है कि जैसे कि हमने देखा कि भाई फ़ंड्स, इन दोनों के आपस में जो ख़ास रिश्ता है, फ़ंड्स जो पैसा हमारे अकाउंट में आता है और हेल्प्स जो हमारे अकाउंट से जाता है, उसका जो हम देख रहे हैं जनरल जो उसका स्टोरेज है वो यानी उसके जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम अकाउंट अपडेशन में स्टोर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका आपस में रिलेशन है, फ़ंड्स का भी अकाउंट अपडेशन के साथ और हेल्प्स का भी अकाउंट अपडेशन के साथ। तो यहाँ पे वही ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल तो नहीं कहेंगे, डायमंड कहेंगे, डायमंड बना लेते हैं। यहाँ जो है इसके लिए नीचे भी डायमंड बना लेते हैं। अच्छा, अभी डायमंड क्या कहता है कि भाई फ़ंड्स आर कलेक्टेड, या ये कह लें फ़ंड्स कॉज अकाउंट अपडेशन। जब भी फ़ंड्स आते हैं तो फिर अकाउंट अपडेशन होती है। इन दोनों का आपस में इसी तरह से कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे भाई एक फ़ंड कितनी एंट्रीज़ बना सकता है अकाउंट अपडेशन की, तो भाई एक ही एंट्री बना सकता है। और कम से कम कितनी बना सकता है, कम से कम भी एक ही बना सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फ़ंड आया और अकाउंट अपडेट ना हुआ। तो कम से कम एक ना एक तो बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बनाएगा। ऐसे नहीं हो सकता एक फ़ंड को हम बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ में लिख रहे हैं तभी यहाँ पे 1 लिखा। इसी तरह जो एक अकाउंट अपडेशन है वो एक फ़ंड की हो सकती है, एक अकाउंट अपडेशन एक फ़ंड की हो सकती है, किसी न किसी फ़ंड की। ज़्यादा से ज़्यादा एक की हो सकती है, क्योंकि एक एंट्री है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक की हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता 2 फंड्स की हम एक ही एंट्री बना रहे हैं, तो तभी 1। और मिनिमम क्या है कि ऐसे भी हो सकते है कोई एंट्री अकाउंट अपडेशन वाले टेबल की कोई एंट्री एक भी फ़ंड की ना हो, यानी ज़ीरो भी हो सकती है। तो हम छोटा सा ज़ीरो बना देते हैं, ज़ीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ एंट्रीज़ डेबिट की नहीं बल्कि क्रेडिट की हो, क्योंकि उनका ताल्लुक हेल्प्स वाले टेबल से हो। तो इस वजह से इसकी हमने लिमिट लगा दी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हमारी यहाँ पे बन गई। इसी तरह से अब इधर आ जाते हैं हेल्प्स और अकाउंट अपडेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी यही है कि भाई हेल्प्स कॉज या नाम चेंज कर देते हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। हेल्प्स ऐड टू अकाउंट अपडेशन, सही है। तो अब इसमें भी रिलेशनशिप है आपस में दोनों टेबल्स के अंदर ना, दोनों को आपने लाइन्स से कनेक्ट कर दिया। अब हमें देखना भाई कि किस तरह की रिलेशनशिप है। तो देखा जाए तो एक हेल्प जो है वो एक एंट्री मैक्सिमम पैदा कर सकती है और कम से कम एक तो करेगी ही। वो इस वजह से क्योंकि मिनिमम भी 1 करेगी, क्योंकि एक अगर हेल्प हुई होगी तो लाजमी उसकी एंट्री यहाँ पे मौजूद होगी, और मैक्सिमम भी 1 ही करेगी क्योंकि एक से ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं होगी, एक ही एंट्री होगी। और इसी तरह जो अकाउंट अपडेशन है, एक अकाउंट अपडेशन की एंट्री
किसी एक मैक्सिमम किसी एक हेल्प की हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता एक ही एंट्री में दो दो हेल्प्स का हम जिक्र कर रहे हैं। और ज़ीरो की भी हो सकती है, वही वाली बात कि कोई जो है एंट्री डेबिट की भी तो हो सकती है क्रेडिट के अलावा। जब डेबिट की बात होगी तो फिर तो फंड से ताल्लुक़ होगा, हेल्प से ताल्लुक़ होगा ही नहीं उस एंट्री का, तो इस वजह से मिनिमम ज़ीरो भी हो सकता है। ये एक रिलेशनशिप बन गई, ये हमारी 3 रिलेशनशिप्स ये आ गई। इसके अलावा एक रिलेशनशिप हमारी ये भी है कि भाई डिज़र्विंग को भी तो हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि ये वाली अकाउंट अपडेशन का ताल्लुक़ किस डिज़र्विंग से है, यानी अगर फ़ंड आया तो किस डिज़र्विंग के लिए, और अगर ट्रांजैक्शन गई है, हेल्प गई है, तो किस डिज़र्विंग के लिए गई है। तो ये डिज़र्विंग से भी ताल्लुक़ है। तो एक रिलेशन डिज़र्विंग के टेबल, डिज़र्विंग्स के टेबल और अकाउंट अपडेशन के टेबल में भी है। बिलफर्ज, इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम दे देते हैं फॉर अकाउंट अपडेशन फॉर डिज़र्विंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे अब देख लेना हमने कि भाई कौन सी रिलेशनशिप लग रही है। एक अकाउंट अपडेशन की एंट्री एक ही डिज़र्विंग के लिए होगी, ऐसा नहीं हो सकता एक एंट्री दो डिज़र्विंग के लिए। हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई हर एक डिज़र्विंग की एक अलग अकाउंट अपडेशन एंट्री बनानी है ना। तो एक अकाउंट अपडेशन एंट्री में एक ही डिज़र्विंग का जिक्र आ सकता है, तो ये 1 हो गया। और मिनिमम एक का आना ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी फ़ंड देंगे जो बोलेंगे यार कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लाना नागन चौरंगी वाले अंकल कोई दो, किसी का नाम बताएंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो उन कंपनी पे बोलें आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी इसको खर्च कर दें, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, इसमें ज़ीरो भी हो सकता है। इसी तरह एक डिज़र्विंग के लिए बहुत सारी अकाउंट अपडेशन भी हो सकती है, यानी बहुत सारा पैसा उसके लिए आया हो, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने दिया हो और बहुत सारे पैसे हमने उसको अलग अलग करके ट्रांसफ़र किए हों, तो यहाँ पे मैनी हो सकता है मैक्सिमम। और ये भी हो सकता है कि कोई डिज़र्विंग बेचारा इतना भोला है कि उसको किसी ने पैसे ही नहीं दिए, तो यानी उसके लिए एक भी अकाउंट अपडेशन एंट्री नहीं बनी, तो मिनिमम इसमें ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन गई, डेटाबेस जो है इसमें डिज़ाइन हो गया। तो ये मैं एक तरीक़ेकार बता रहा था, वीडियो थोड़ी लंबी है और लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं, बल्कि इसको ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए और एक रियल लाइफ एग्जांपल को समझने के लिए थी। तो जितना टाइम आप लगा सकें लगाएं। खैर जिन्होंने कम टाइम लगाया होगा वो तो ये बात मेरी सुनने से पहले ही वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने पूरी सुनी, बर्दाश्त का शुक्रिया। मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जो भी मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि जो भी फ़ॉरेन की और प्राइमरी कीज़ हैं उन सब पे क्या हम इंडिकेट कर चुके हैं। इसकी प्राइमरी की हो चुकी है, फ़ॉरेन की इसमें अंदर कोई मौजूद नहीं थी, इसकी प्राइमरी की हो चुकी है। फ़ॉरेन की बिल्कुल अकाउंट एंट्री बिल्कुल एक फ़ॉरेन की है। वो क्यों है? क्योंकि अकाउंट एंट्री में पढ़ा हुआ होगा कि अकाउंट अपडेशन टेबल की कौन सी प्राइमरी की क्या वैल्यू पर इस हेल्प्स की डिटेल पड़ी हुई है, इस हेल्प की डिटेल पड़ी हुई है, तो ये फ़ॉरेन की हो गई। इसी तरह अकाउंट एंट्री जो है यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि फ़ॉरेन की है। डोनर बिल्कुल एक फ़ॉरेन की है और वो हम दिखा चुके हैं। प्राइमरी की और इसमें डेबिट क्रेडिट वगैरह डिज़र्विंग है फ़ॉरेन की, वो हम दिखा चुके हैं। इसी तरह अब ये रिलेशनशिप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें इस्तेमाल हुए, तो वो एग्जांपल के तौर पे आपके सामने आ गए हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि इसी वाले की नॉर्मलाइजेशन कि किस तरह से हम ये एक्सप्लेन करेंगे या ये प्रूफ किस तरह से करेंगे कि हमारे टेबल नॉर्मलाइज्ड है। तो इंशाल्लाह उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। बारकल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।